जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाठ नंबर 14 जो कि चैप्टर का नाम है मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। क्लास 8 का ये हिंदी बुक का अंतिम चैप्टर है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र की एक पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है, ठीक है, या फिर जो बातें इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा वो ब्रह्मपुत्र खुद बता रहा है। हालाँकि कई बार ऐसा होता है प्रकृति जो होती है हमें बहुत सारे इशारे देती है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लेखक ने ब्रह्मपुत्र को मतलब स्वयं उतार कर इस चैप्टर में बताए हैं सारी बातें, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर चैप्टर या फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो खुद अपनी आपबीती बता रहा है, ठीक है? तो देखिए, आप लोग कई बार इस चैप्टर को पढ़े भी होंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग एक नए अंदाजे से इसको समझेंगे। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल अपने माइंड को अपने कॉन्संट्रेट बिल्कुल इस वीडियो पर करके बैठिए। थोड़ा इधर-उधर हो सकता है टाइमिंग का, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पहला लाइन लिखा गया है कि हज़ारों सालों से मैं चुपचाप बहता आया हूँ। ये लाइन कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मपुत्र बोल रहा है कि हज़ारों साल हो गए हैं, मैं चुपचाप बहता हुआ चलता आ रहा हूँ। हिमालय की बर्फीली घाटियों से लेकर हिमालय जो हमारा है पर्वत, अ, वहाँ से उसकी बर्फीली जो घाटियाँ हैं, मतलब हिमालय पर तो बहुत सारे बर्फ हैं, तो बर्फीली घाटियाँ घाटियाँ उस जगह को कहा गया है जहाँ से पानियों की मतलब पानी का स्रोत मिलता है, ठीक है? तो बर्फीली घाटियों से लेकर तिब्बत के पठार मतलब अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम घाटियों से होता हुआ मैं असम के मैदान को सींचता रहा हूँ। मतलब जो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र है, कहाँ से निकला हुआ है, कैसे गुजरता हुआ आ रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो हिमालय की बर्फीली घाटियों से निकला है, उसके बाद तिब्बत के पठार में गया है, अरुणाचल प्रदेश की दुर्गम इलाकों से गुजरता हुआ वो असम में आकर मतलब अगर आप लोग मैप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। असम में आकर वो असम का जो मैदान इलाका है, जो समतल इलाका है, वहाँ पे वो पानी से अपने सींचता रहा है, मतलब अपनी पानी से सारी चीज़ों को भिगोते आ रहा है, ठीक है? यहाँ से अब फिर से ब्रह्मपुत्र बता रहा है कि फिर असम के बाद यहाँ से मैं बांग्लादेश जाता हूँ और अपने अपने को बंगाल की खाड़ी को सौंप देता हूँ। मतलब ब्रह्मपुत्र अंतिम में कहाँ पर जाकर मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? मतलब बंगाल की खाड़ी किसे कहा गया है वो भी आप लोग जब मैप देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बंगाल की खाड़ी मतलब वो साइड वाला जो जिसमें जाकर ब्रह्मपुत्र मिल जाता है, ठीक है? आज मैं तुमसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ही बता रहा है कि आज मैं तुमसे मतलब बच्चों से, ठीक है? आज मैं तुमसे अपनी कथा कहना चाहता हूँ, अपने अनुभवों से तुमको परिचित कराना चाहता हूँ। बच्चों, मैं ब्रह्मपुत्र हूँ, ब्रह्मपुत्र नद। यहाँ पे स्वयं ब्रह्मपुत्र बता रहा है कि मैं आज अपने इन बच्चों को ब्रह्मपुत्र मैं हूँ और ब्रह्मपुत्र नद जो मैं हूँ, आज मैं अपने अनुभव को बताना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है? इतना समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले मैं अपने नाम के विषय में कहूँगा। अब ब्रह्मपुत्र यहाँ पे उसका नाम क्यों पड़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एक नद का या फिर नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कैसे पड़ा, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस नाम में ही कुछ छिपा है, जैसे ब्रह्म, ब्रह्म से हम लोग क्या समझते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे देव हैं, त्रिदेव हैं, ठीक है? तो ब्रह्मा, तो देखिए पुराणों में कहा गया है कि अमोघा मेरी माँ है और ब्रह्मा मेरे पिता। मतलब अमोघा जो है वो इस ब्रह्मपुत्र की माँ है और जो ब्रह्मा है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्मदेव हैं वो इस ब्रह्मपुत्र के पिता हैं। तो ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते मैं ब्रह्मपुत्र कहलाया और कहलाया, पर मेरे अनेक ऐसे नाम भी हैं जिन्हें सभी नहीं जानते। अब यहाँ से आप लोगों के चैप्टर्स के जो टफ पॉइंट हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मपुत्र का नाम है जो सभी लोग नहीं जानते हैं, तो अलग-अलग जगह पर इसी ब्रह्मपुत्र को अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोगों ने चीन का नाम सुना ही होगा, चाइना जिसे हम लोग बोलते हैं, तो चीन में अर्थात तिब्बत के पठारी भाग पर, चीन मतलब ही तिब्बत है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे ये बता रहा था कि तिब्बत के पठार से होता हुआ गुजर रहा है, मतलब चाइना के साइड से भी गुजरा है ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है? तो चीन में अर्थात तिब्बत के
पठारी भाग में, पठारी का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाका है, ठीक है? तो पहाड़ी इलाके के साइड में जो समतल इलाका होता है, वो भी टीला ही है, ठीक है? उस पठारी भाग से लोग मुझे सापो भी कहते हैं। देखो, मतलब चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? सापो, ठीक है? सापो अर्थात विशाल नदी। अब देखिए, छोटी सी बात है, ज्यादा टफ करके इस चीज को मत समझिए। देखिए, सापो, अब सापो अगर मैं कहूंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा जैसे कि कोई सांप, ठीक है? सांप कितना बड़ा होता है? तो सांप लंबा होता है, ठीक है? तो सापो का मतलब क्या हो गया? लंबा या फिर विशाल नदी, ठीक है? याद रहेगा, मैंने एक ट्रिक बता दिया याद रखने का, ठीक है? अब देखिए, मेरे अनेक नामों में लुईत भी एक है। अभी तक हम लोगों ने कितना मिला? हम लोगों को नाम एक मिला ब्रह्मपुत्र, दूसरा मिला सापो, तीसरा मिला लुईत, ठीक है? लुईत। अच्छा, मिस्मी लोग मुझे लुईत कहते हैं। उनकी बोली में उसका अर्थ है तारों की राजकुमारी। अब देखिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को अभी-अभी ब्रह्मपुत्र ने कहा कि उसको ब्रह्मा के पिता होने के नाते उसको ब्रह्मपुत्र कहा गया। लेकिन मिस्मी लोग भी हमारे हैं, जैसे हम लोग अ, बिहारी हैं, बंगाली हैं, ठीक है? उसी तरह से चाइनीज़ हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसी तरह से मिस्मी लोग जो हैं, इन्होंने लुईत कहा है किसको? ब्रह्मपुत्र को। तो उनकी बोली में, मतलब उनकी भाषा में, उनकी बोली में इस लुईत का मतलब हो गया तारों की राजकुमारी। मतलब यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र क्या हो गया? एक लड़की बन गई। तारों की राजकुमारी इन्होंने कह दिया। मिस्मी लोगों ने ब्रह्मपुत्र को क्या कह दिया? तो तारों की राजकुमारी। अब देखिए, हम लोग असम में रहते हैं तो असमिया भाषा में लुईत नाम काफी चलता है। ये लुईत जो नाम है वो असमीज भाषा में बहुत ज्यादा चलता है। तो ब्रह्मपुत्र खुद बता रहा है कि मेरी प्राचीनता को बताने के लिए कुछ लोग मुझे बूढ़ा लुईत भी कहते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र की प्राचीनता, मतलब बहुत पुराना कहने के लिए क्या कहते हैं वे लोग? कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे बूढ़ा लुईत भी कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो सापो है, सापो कौन कहते हैं? तो चाइना के लोग सापो कहते हैं। सापो मतलब सांप, सांप का मतलब हो गया विशाल, ठीक है? लंबा, तो विशाल नदी, ठीक है? अब मिस्मी लोग इसको लुईत कहते हैं, और लुईत का मतलब क्या है? लुईत का मतलब हो गया तारों की राजकुमारी। अब देखिए, असमिया भाषा में लुईत नाम बहुत प्रचलित है, आप लोगों ने कई बार शायद सुना भी होगा। तो भूपेन हजारिका ने मेरे ऊपर एक गीत लिखा है। भूपेन हजारिका का नाम आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने इस ब्रह्मपुत्र के ऊपर भी एक गीत लिख कर रखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि बूढ़ा लुईत बोआ कियो, ये असमी स्टार में, ठीक है? बूढ़ा लुईत बोआ कियो। तो देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भूपेन हजारिका ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो गीत लिखा है उसमें ब्रह्मपुत्र को उसने क्या कहा है, ठीक है? मेरी धारा के लाल रंग को देखकर संस्कृत में मुझे लोहित भी कहा गया है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का जो पानी जो होता है या फिर उसकी लाल धारा, लाल रंग, पानी में लाल रंग देखने को मिलता है और इसके लिए इसे लोहित्य भी कहा गया है। लाल से लोहित्य बना है। यहाँ पे कोई भी चीज मतलब क्या कहते हैं, डाउट होने वाली नहीं है। लाल रंग से लोहित्य बना है। पर मुझे जिस नाम से भी पुकार लो, मैं बुरा नहीं मानता। बच्चों को ब्रह्मपुत्र बोल रहा है कि चाहे तुम मुझे सापो कहो, चाहे तुम मुझे लुईत कहो, चाहे तुम मुझे तारों की राजकुमारी कहो, चाहे तुम ब्रह्मा के पुत्र कहो, या फिर तुम मुझे लोहित्य भी कहो, इसमें उसे कोई बुरा नहीं लगने वाला। ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है? अब वो क्या बता रहा है कि अपने जन्म के विषय में मतलब क्या लिखा है कि देखिए, मेरे जन्म के विषय में मुझे कुछ और, अच्छा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बता रहा है कि उसके जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब मेरे जन्म के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं है। भूगर्भ शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि मैं हिमालय से भी पहले जन्मा। और देखिए, यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र मतलब जो लोग भू के गर्भ, मतलब मिट्टी के गर्भ के जो शास्त्र हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, जो शास्त्र इसका अध्ययन करते हैं, वे लोग बताते हैं कि हिमालय का जन्म जब नहीं हुआ था, उससे पहले ब्रह्मपुत्र का जन्म हो गया था, ठीक है? मतलब हिमालय से पहले इसका जन्म हुआ है। असम का जो मैदानी भाग है, मतलब जो समतल इलाका है, उसके अनुसार मैंने ही उसके उनके अनुसार मैंने ही बनाया है, ठीक है? असम का मैदानी भाग उनके अनुसार मैंने ही बनाया है, पर मैं ऐसा कह नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं तुमको यह अवश्य बता सकता हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। अच्छा, कब हुआ?
ये मालूम नहीं है ब्रह्मपुत्र को भी, लेकिन कहाँ पर हुआ ये मालूम है, इसलिए वो बता रहा है कि मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। और असम का जो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका बनाने में ब्रह्मपुत्र का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, वही बता रहा है ये। ठीक है, देखिए अब ब्रह्मपुत्र का जन्म कहाँ पर हुआ है वो देख लेते हैं। कैलाश पर्वत, आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव कहाँ पर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत कहाँ पर है, हिमालय पर। ठीक है, घूम फिर कर बातें हम लोग हिमालय पर ही पहुंचेंगे। फिर भी ब्रह्मपुत्र कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी ज्ञाता लोग हैं जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, विद्वान है, वो कहते हैं कि हिमालय से पहले उसका जन्म हुआ है ब्रह्मपुत्र का। तो कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी हिमानी है। अब देखिए, कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर है। ठीक है, मानसरोवर मतलब एक जलाशय है। उसके किनारे पर या फिर उसके पास एक बड़ी हिमानी है। हिमानी का मतलब हो गया बहुत बड़ा इलाका है जहां पर बर्फ रहता है, जमा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि ब्रह्मपुत्र का जो जहाँ पे उसका उत्पत्ति हुआ है उस जगह का नाम क्या है। उसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। फिर से मैं बोल देता हूँ, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है। ठीक है, कौन किस जगह को कहा गया है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर के पास है, जहां से ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति होती है। तो यह मानसरोवर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये मानसरोवर जो है, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कैलाश पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय है। ठीक है, और ये हमारा हिमालय है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये जगह जो है, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जगह जो है, ठीक है, ये जगह मान लीजिए मानसरोवर है, और ये कैलाश, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, ये पूरा हिमालय है, और ये हमारा मानसरोवर मतलब कैलाश पर्वत है, ये वाला के है कैलाश पर्वत, और ये हो गया एम मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर से कुछ दूरी पर, मतलब इधर मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर, क्या कहा गया, सॉरी 100 किलोमीटर, 100 मीटर नहीं, कुछ दूरी पर 100 किलोमीटर पर। देखिए मीटर में और किलोमीटर में डिफरेंस होता है। तो 100 किलोमीटर पर, किलोमीटर बड़ा है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। यह हिमानी पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, अब देखिए समझने वाली बात यही है कि ये जो बड़ी हिमानी है जो कि मानसरोवर के पास है कैलाश पर्वत पर, ये लगभग पृथ्वी से, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, इस जगह से वो कितना ऊपर है, तो 5100 मीटर ऊंचा है हमसे। इसी से मेरा जन्म हुआ है। कौन कहता है, ब्रह्मपुत्र का जन्म कहाँ से हुआ, इसी हिमानी से। मतलब पृथ्वी का जो सतह है जिस पर हम लोग घर बनाकर रहते हैं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, इस लेवल से लेकर ऊपर 5100 मीटर जब जाएंगे तब जाकर हम लोग इसकी ऊंचाई को देख पाएंगे कितना ऊपर ये ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ मैं सांपो कहलाता हूँ। मतलब ये जहां पर ये जन्म हुआ है वहीं पर ये सापो कहलाता है। सापो कहाँ पे कहलाता है, चाइना में कहलाता है। ठीक है, जब घूम कर चाइना में जाता है तो उसी जगह से उसका जन्म हुआ है, जो कि चाइना के इलाका में ही पड़ता है, इसलिए ये हो गया सापो, मतलब लंबा सांप, जिसको विशाल नदी कहा गया है। अब देखिए, सतलुज सिंधु नदियों को उद्गम भी मेरे उद्गम से ज्यादा दूर नहीं है। अब सबसे पहले ये समझेंगे कि ये सतलुज क्या है और सिंधु नदी क्या है। ठीक है, देखिए सिंधु नदी जो है, ये मान लीजिए ये वाला नदी है, ये बहुत बड़ा सिंधु नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है मतलब बता रहा है कि सिंधु नदी इसके आसपास में ही है। तो सिंधु नदी जो है इसमें 5 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें से एक है सतलुज। ठीक है, और भी हैं, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ये सभी नदियां हैं, लेकिन उन सबके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, सिर्फ सतलुज नदी के बारे में बताया गया। तो देखिए सतलुज जो है और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की शाखा नदी है सतलुज। ठीक है, मतलब सिंधु नदी बड़ी है यहाँ पर और सतलुज जो है वो छोटी है। तो सिंधु नदी की शाखा नदी है सतलुज, और ये दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र के उस उद्गम स्थल से या फिर सापो जहाँ पे कहलाता है वहां से ज्यादा दूर पर नहीं है, बहुत करीब ही है। मैं भाग्यवान हूँ, ब्रह्मपुत्र खुद बता रहा है कि मैं भाग्यवान हूँ कि बचपन से ही मुझे मित्र मिलते रहे हैं। मुझे बचपन से इसको मित्र मिलते रहे हैं, इसलिए ये अपने आप को भाग्यवान समझता है। कौन से मित्र, ये नदियों के मित्र, जो सिंधु नदी है, सतलुज है। उसके बाद मुझे तिब्बत के पठारों से बहते हुए लहसा के पास गुजरने का अवसर मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, तिब्बत के पठारों से होता हुआ वो गुजर रहा है और वो लहसा के पास गुजरने का उसको अवसर मिलता है। यही दलाई लामा का महल है।
अब देखिए, जब ये लहसा के पास गुजरने का जब इसको अवसर मिलता है, उसके बाद वहीं पर दलाई लामा का महल भी है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता ना हो कि दलाई लामा क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछना, मैं उसका जवाब किसी और तरीके से देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चैप्टर्स बहुत मतलब लंबा हो जाएगा, वीडियो समझाने चलूंगा। ठीक है, अब देखिए, भारत में मेरा स्वागत अछूत बहुत सी नदियां करती हैं। अब यहाँ पे जो इसने कहा है कि मेरे मतलब जो मित्र मिलते रहे हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, भारत में जब ये घुस जाता है ब्रह्मपुत्र नद, तो चाइना से होता हुआ जब भारत में घुसता है, तो भारत में इसको बहुत सारी नदियां स्वागत करती हैं। बहुत सारी नदियां, स्वागत का मतलब हो गया आकर उसमें मिल जाती हैं, मतलब उसको अपने गले लगाती हैं। छोटी सी बात में आप लोग समझ सकते हैं। तो वे मेरी धारा में आ मिलती हैं और मेरा विस्तार करती हैं। मतलब छोटी छोटी नदियां जब आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, तो ब्रह्मपुत्र का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो भारतीय सीमा को छूने के बाद मुझे दिहंग के नाम से जाना जाता है। अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। दिहंग ब्रह्मपुत्र को कब कहा जाता है? जब वो भारत की सीमा में प्रवेश करता है। मतलब जहां से चेमा युंग दुंग ग्लेशियर नाम से एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जहां पे ब्रह्मपुत्र निकला है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग दुंग। ठीक है, अब बताओ ये जो चेमा युंग दुंग है ये कौन सी जगह की भाषा है? तो ये जगह की है हमारा चाइना। क्योंकि चेमा युंगदुंग का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिख दूं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ। अगर मैं चाइनीज भाषा में बोलूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा देश महान है, ठीक है, तो आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह से चेमा युंगदुंग का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जगह कौन सा है? ये जगह है हमारा कौन सा? ठीक है, ये कौन सा जगह है? तो ये जगह है हमारा चाइना, चीन। और चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? सापो कहा गया है। मतलब सापो, लंबा सांप। ठीक है, सापो का मतलब सांप। ऐसे ही ट्रिक से याद रखिए, उदाहरण बता देता हूँ। सांप और सांप का मतलब क्या हो गया? विशाल नदी। ठीक है, सांप तो लंबा होता है। तो ठीक वही बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब चाइना से निकलने के बाद जब ये भारत की सीमा को टच करता है, क्योंकि भारत से होता हुआ बांग्लादेश गया है, ठीक है, तो भारत को छूने के बाद इसको दिहंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग असम में रहते हैं, तो ये जानना आप लोगों के लिए कंपलसरी है और ये सीखना भी पड़ेगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब ये देखिए, सुबनसिरी, जिया भरली, धनसिरी, मानाह मतलब मानस, सोनकोश, तीस्ता, ये नदियां जो है वो दाहिनी ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। किस ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र मान लीजिए ये बहता हुआ आ रहा है, तो इस ओर से ये नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं इसके साथ। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं? सुबनसिरी, जियाभरली, धनसिरीवर नदी, मनाह, सोनकोश, तीस्ता, ये सभी नदियां हैं। मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नदियां हैं। कितनी नदियां आकर मिलती हैं दाहिने ओर से? 7 नदियां। अच्छा, और आकर तो नदियां दाहिने ओर से जाकर मेरा आलिंगन करती हैं। आलिंगन का मतलब हो गया गले लगाना। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था। अब देखिए, मेरी बाईं ओर से आकर मिलती है, मतलब बाईं ओर से आकर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? उसमें बूढ़ी दिहिंग, दिशांग, दिखो, झांझी, जिजिराम, ये 1 2 3 4 5 5 नदियां हैं। एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट करना कि यहाँ पे दिशांग कहा गया है, दिशांग, जो कि बाईं ओर से आकर मिलती है। ये ब्रह्मपुत्र है तो इधर से जाकर मिलती है इस नदी में। ये है यहाँ पे 1 2 3 4 5 नदियां हैं। लेकिन दाहिने ओर से मिलने वाली कितनी नदियां हैं? 7 नदियां हैं। अब यहाँ पर मैंने दिशांग को राउंड शेप में लिया है। दिशांग यहाँ पे बाईं ओर से जाकर मिलती है, और जब भारत की सीमा को जब ब्रह्मपुत्र नदी टच करता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दिहंग के नाम से जाना जाता है। दिशांग नहीं है, दिहंग है, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए, इन नदियों से मिलकर मेरी शरीर भारी भरकम हो जाता है। मतलब ये सभी नदियां जब आकर मिल जाती हैं तो सब जो ब्रह्मपुत्र जो बहता हुआ अकेला आ रहा था, इतनी सारी नदियों को पाने के बाद उसका जो विस्तार है और बढ़ जाता है। मैं धीरे धीरे भारत को छोड़कर बांग्लादेश की ओर बढ़ता हूँ। अच्छा, धीरे धीरे क्या करता है? भारत को छोड़कर बांग्लादेश में जाता है। अब देखिए, धुबरी नामक नगर पार करते ही मैं भारत की सीमा छोड़कर बांग्लादेश का हो जाता हूँ। जैसे ही धुबरी को क्रॉस करता है, वो भारत की सीमा से बाहर चला जाता है और बांग्लादेश में घुस जाता है। अब मुझे
बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में यहाँ पे अब मुझे जमुना, पद्मा, मेघना आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, जमुना, पद्मा और मेघना आदि नामों से जाना जाता है। किसको पद्मा कहा गया है? ब्रह्मपुत्र को। तो बच्चों, तुमने देखा होगा कि हमारे देश की प्राय सभी नदियां एक सीध में धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। ब्रह्मपुत्र खुद बता रहा है कि मैप में बच्चों ने देखा होगा कि जो जितनी सारी नदियां हैं, एक ही धारा में हमेशा सीधे आगे-आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र कह रहा है कि मैं वैसा नहीं हूँ। बचपन में मैं उत्तर की ओर बढ़ा, फिर पूर्व की ओर मुड़ा, भारत में आने के लिए मैंने दक्षिण दिशा की ओर रुख किया, असम में मैं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा और अंत में भारत छोड़ने के साथ ही मैं दक्षिण की ओर फिर बढ़ा। मतलब वो नदियाँ घूम रही हैं, मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए ये चारों दिशाएं हैं हमारे, ठीक है, ये चारों दिशा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये हमारा उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। एक उदाहरण मान लेते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब देखिए, कहता है कि भारत में मतलब पहले वो किस तरफ था? बचपन में वो उत्तर की तरफ था, बचपन में इधर था, ठीक है, नदी इधर थी। फिर पूर्व की ओर मुड़ा, फिर यहाँ से इधर आया, पूर्व यहाँ पर है। भारत में आने के लिए मैंने दक्षिण की, अब यहाँ से भारत में आने के लिए क्या किया इसने? ऐसे इधर घूमा, ठीक है। अब असम में पूर्व से पश्चिम, अब यहाँ से पूर्व से सीधा, पूर्व से कहाँ गया? दक्षिण, और दक्षिण से पश्चिम गया है, पूर्व से पश्चिम गया और मतलब आगे बढ़ता गया और अंत में भारत छोड़ने के बाद उसको दक्षिण फिर से इधर घूमना पड़ा। दक्षिण कहाँ पर है? हाँ, इधर है, दक्षिण मतलब इधर उसको फिर से घूमना पड़ा। तो दिशाएं बदल बदल कर मैंने अपने आसपास को, वहां के लोगों को निकट से देखा, मतलब चारों तरफ घूम गया है ब्रह्मपुत्र नद, और घूमने के बाद चारों तरफ के लोगों को उसने बहुत ही नजदीक से देखा है। यही कारण है कि मेरे लिए मेरे तटवर्ती लोगों के मन में इतना प्यार है। अब बता रहा है कि यही कारण है कि मेरे किनारे रहने वाले, तटवर्ती का मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र नद के किनारे रहने वाले लोगों के मन में ब्रह्मपुत्र को लेकर इतना प्यार समाया हुआ है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक नद या जल प्रवाह नहीं, बता रहा है कि मैं सिर्फ एक जल प्रवाह नहीं हूँ या फिर मैं एक नद नहीं हूँ, मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी हूँ। कह रहा है कि मैं समाज का सहायक हूँ, सहायता करता हूँ, और सखा भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ। मैं अनादिकाल से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा हूँ, मतलब बहुत समय से, बहुत पुराने समय से वो एक यातायात का माध्यम रहा है ब्रह्मपुत्र। बंगाल की खाड़ी से जुड़कर मैं एक बड़ा नदी मार्ग तैयार करता हूँ। बंगाल की खाड़ी में जाकर जब वो मिलता है तो एक बहुत बड़ा नदी मार्ग बनता है, मार्ग मतलब रास्ता होता है, बहुत बड़ा नदी का रास्ता बनता है। भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग से संख्या 2 में मैं ही हूँ, मतलब भारत का सॉरी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्लियर, ये पढ़ने के बाद आप लोगों को मतलब डाउट हो सकता है। देखिए, भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब भारत के अंदर ही जल से आने जाने वाली व्यवस्था में ये ब्रह्मपुत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका मतलब यही है, ठीक है। मेरे ही माध्यम से कभी रेलगाड़ियों की पटरियां, इंजन और डिब्बे इंग्लैंड से ऊपरी असम स्थित चाय बागानों तक पहुंचाकर रेल मार्ग का निर्माण कराया गया। ब्रह्मपुत्र बता रहा है कि एक समय ऐसा था जब असम में मेरे द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, रेल चलाने के लिए इंग्लैंड से सारी चीजों को लाया था और लाकर यहाँ पे चाय बागानों में रेल मार्ग का मतलब रास्ता, रेल का रास्ता, रेल आने जाने के लिए रास्ता बनाया था, पटरियां बिछाई थी, ठीक है। किसके माध्यम से? मतलब इंग्लैंड वालों ने क्या किया था, जो ब्रिटिश थे वे जहाज के माध्यम से रेल की सारी चीजों को लाए थे, बस वही बता रहा है, ठीक है। कोलकाता, जो कि तत्कालीन कलकत्ता है, मतलब उस समय का मतलब देखिए, पहले कोलकाता कहा जाता था, अभी कलकत्ता कहते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे कोलकाता से वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जब असम आया तो मेरे माध्यम से ही, मतलब ये पहला नहीं, मतलब वाइसरॉय लॉर्ड जो था नॉर्थ ब्रुक, वो किस तरह से असम में आया था? वो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही असम में आया था। अगर ब्रह्मपुत्र नहीं होता तो शायद उसे दूसरा कोई रास्ता अपनाना पड़ता या फिर आता ही नहीं, ठीक है। तो गुवाहाटी में बता रहा है कि गुवाहाटी में उसका जहाज मेरे जिस किनारे पर रुका वहां नॉर्थ ब्रुक द्वार बना रहे। अब यहाँ पर नॉर्थ ब्रुक जब आया
इंग्लैंड से, तो गुवाहाटी में जिस जगह पर आकर उसका जहाज रुका था, वहां पर नॉर्थ ब्रुक द्वार बना दिया गया है। कभी मौका मिले तो देखना, मतलब इस द्वार को कभी मौका मिले तो जाकर देखना। यह आज से 140 वर्ष पहले की बात है। मेरे तट पर ही सभी प्राचीन नगर बसे हैं। बता रहा है कि 140 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ, और मेरे तट पर ही, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बहुत सारे प्राचीन नगर जो थे वो बसे हुए थे। कौन कौन से? धुबरी, ग्वालपाड़ा, पलासवाड़ी, सुआलकुची, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ आदि स्थानों के बसने का मुख्य कारण मैं ही हूँ। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र खुद बता रहा है कि ये सभी के सभी नगर जो बसे हैं, इसका एकमात्र कारण मैं हूँ। मैं था, इसलिए ये लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने शहर बनाया, यातायात का साधन और पानी का स्रोत होकर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और रह गया है, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है अब बता रहा है कि मैं असम की संस्कृति का एक पोषक हूँ, मतलब असम की जितनी संस्कृतियां हैं सभी का उस एक धरोहर के हिसाब में है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब असम की संस्कृतियों का पोषक है। मेरी गोद में बसा है संसार का एक प्रमुख नदी द्वीप माजुली। ब्रह्मपुत्र के गोद में कौन द्वीप बसा है? संसार का प्रमुख नदी द्वीप जो है कौन सा है? माजुली। और इस द्वीप पर श्रीमंत शंकर देव की परंपरा किसी थाती की तरह संजो कर रखी गई है। मतलब थाती का मतलब हो गया किसी गठरी की तरह, गठरी में शंकर देव की जो परंपरा थी उसको संजो कर रखी गई है। पुराणों में वर्णित सोनितपुर, जिसे आज तेजपुर कहा जाता है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोगों ने, जितने भी बच्चों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा चैप्टर, जिसमें सोनितपुर और तेजपुर का जिक्र हुआ था, जिसमें राजा बाण की पुत्री थी और श्री कृष्ण का जो पोता था अनिरुद्ध, उससे शादी की बात हुई थी वहां पर। चलो तेजपुर चलें, ये चैप्टर में वर्णित है। ठीक है, अगर थोड़ा कुछ याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में हाँ यस जरूर लिखना। ठीक है, तो पुराणों में जो वर्णित है कि सोनितपुर, जिसे आज हम लोग तेजपुर के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र के तट पर ही है। अब देखिए यहाँ पे वो सारी कहानी भी फिर से आ रही है कि यहाँ उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया था। इसी तेजपुर में उषा और सोनितपुर में उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया था। तो मेरे सीने पर बहादुर नाविक अपनी नाव लेकर निकलते और मछलियां पकड़ कर लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये कहानी के बाद ये बता रहा है कि ब्रह्मपुत्र की सीना है ये, जहाँ पर नाविक क्या कहते हैं, नाविक उन्हीं कहा गया है जो नाव को चलाते हैं। ठीक है, ये देखिए इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे नेपाल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये चाइना है ऊपर हमारा, ये चाइना है, ये एरिया जो है चाइना का एरिया है। ठीक है, बॉर्डर है यहाँ पर, मतलब इधर इधर ही है। ये रहा इमा चेमा युंगदुंग, ये रहा युंगदुंग लिखा हुआ। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे युंगदुंग लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए युंगदुंग, यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलता हुआ ऐसे घूम घूम कर इधर उधर घूम कर ऐसे कैसे करके बे ऑफ बंगाल इधर आकर घूम जाता है। ये यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये लिखा है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। ठीक है इधर है म्यांमार। थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। ये हमारा मैप है पूरा, मान लीजिए ये हमारा पूरा इस नॉर्थ ईस्ट का ही पूरा मैप है। असम नहीं है, सभी है इसमें। और ये हमारा पूरा इंडिया है, ये इधर पूरा इंडिया चल रहा है। ठीक है, ये और ये चाइना है, यहाँ पर नेपाल भी है बीच में। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से घूमता हुआ, यहाँ से घूमता हुआ ऐसे घूम 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 कर बे ऑफ बंगाल में आकर ब्रह्मपुत्र मिल जाता है। हम लोग भी यहीं पे कहीं पे हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र बता रहा है कि उसके जो नाविक हैं, नाव चलाते हैं, वे लोग मछलियों को पकड़ कर लोगों के लिए भोजन का उपलब्ध कराते हैं। उनके गीतों में मेरी वंदना मिलती है। जो मछली पकड़ते हैं वो जब गीत गाते हैं तो उनके गीतों में ब्रह्मपुत्र की वंदना मिलती है, मतलब उसका गुणगान करते हैं। वास्तव में मैं अपनी प्रजा का प्राण हूँ, उनका सहचर और कभी कभी देवता भी बन जाता हूँ। अशोक अष्टमी के दिन मेरे तटों पर आकर स्नान करना मेरी प्रजा का बहुत प्रिय है। वे जानते हैं कि इस रोज मेरी धारा में गंगा नदी की पवित्रता समा जाती है। मतलब अशोक अष्टमी एक ऐसा दिन आता है जब आकर ब्रह्मपुत्र में लोग स्नान करते हैं, और यहाँ पे गंगा नदी का जो पानी है वो ब्रह्मपुत्र लेकर आता है और लोगों के लिए एक देवता समान बन जाता है वहां पर। ठीक है, अब देखिए असम प्रदेश में, अब यहाँ पर असम के साथ प्रदेश क्यों कहा गया है? एक समय ऐसा था जब प्रदेश या फिर प्रांत ही कहा जाता था सारे स्टेट को।
ठीक है। तो असम प्रदेश लिखा गया है इसलिए। तो असम प्रदेश में सदिया नामक एक स्थान है। सदिया आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो असम प्रदेश में सदिया नामक एक स्थान है, वहाँ एक कुंड है, मतलब यहाँ पानी का कुंड है, यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, कुंड है। वहीं मेरी धारा में भगवान परशुराम ने अपना फरसा या फिर परशु धोया था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि भगवान परशुराम कौन थे। तो देखिए, भगवान परशुराम एक बार धरती पर आए हुए थे द्वापर युग से पहले, ठीक है। मतलब मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ, हंसना मत, ये रहे हैं भगवान परशुराम, ठीक है। और इनके हाथों में क्या था? इनके हाथों में एक फरसा हुआ करता था। कैसा? मैं बना कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ऐसा होता था, ठीक है, वो ऐसा था, और ऐसा ऐसे करके उसका शेप था, मतलब वो फरसा लेकर घूम रहे होते थे। पी जैसा आकार, पी जैसे आकार का फरसा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने मतलब इससे कभी भी कुछ भी काट सकते थे, कितने भी पेड़ हों एक साथ काट सकते थे, कितने भी लोगों का ना संहार कर सकते थे एक ही बार में, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने एक बार अपना फरसा यहीं पर धोया था। कहाँ पर? इसी कुंड में, सदिया में जो कुंड है। तो मकर संक्रांति के दिन मेरे तट पर यहाँ एक मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र कह रहा है कि मकर संक्रांति के दिन उसी सदिया में यहाँ पर एक मेला लगता है, जहाँ पर परशुराम ने अपना फरसा धोया था। तो मेरे ही तट पर स्थित है नीलाचल पहाड़ी। अब देखिए, नीलाचल पहाड़ी जो है गुवाहाटी में जो है, वो भी इसी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। और इसी इसके शिखर पर कौन सा मंदिर है? तो माँ कामाख्या का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माँ कामाख्या का मंदिर कौन से पहाड़ी पर है? तो नीलाचल पहाड़ी पर, ध्यान रखना, ठीक है। यह मंदिर शक्ति के 52 पीठों में से एक है। अब शक्ति कौन है? तो शक्ति यहाँ पर स्वयं दुर्गा है, ठीक है। उनकी शक्तियों के 52 52 पीठ जब हुए, तो उनमें से एक है यहाँ पर कामाख्या मंदिर बनाए। तो मैं संस्कृति का रखवाला हूँ, तो उद्योग धंधों का विकास भी करता हूँ। अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र, वो कहता है कि मैं संस्कृति का जब रखवाला हूँ, बहुत सारी पुरानी चीजों को मैं रखता हूँ, और उद्योग जो इंडस्ट्रीज बनी है और जितने सारे धंधे हो रहे हैं, इन सब का मैं विकास भी करता हूँ। तो मेरे तट पर कई रिफाइनरियां और कई कारखाने भी स्थित हैं। तो ब्रह्मपुत्र का जो तट है, वहाँ पर बहुत सारी रिफाइनरियां बनाई गई हैं और बहुत सारे कारखाने भी हैं। तो पर्यटन के लिए मैं भी सहायक हूँ। पर्यटन जो है, जहाँ पे लोग आकर घूमने फिरने का काम करते हैं, पर्यटन उन्हीं को कहा गया है। तो उसके लिए भी ब्रह्मपुत्र सहायक है। काजीरंगा काजीरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है, वही मेरा साथी है, बता रहा है। मैं उससे लगकर बहता हूँ। काजीरंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है। मेरी जलराशि पर स्टीमर चलाकर स्टीमर चलाकर किनारे रहने वालों के जीवन और कला का प्रदर्शन देश विदेशों के पर्यटकों को किराया कराया जाता है। देखिए, मतलब यहाँ पर मेरी जलराशि पर स्टीमर चलाकर, यहाँ पर जो जलराशि है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र नद है, उसमें स्टीमर चलाकर किनारे रहने वालों के जीवन जो है, उसमें कला प्रदर्शन के देश विदेश के पर्यटकों को कराया जाता है। मतलब बाहर से घूमने वाले जितने भी लोग आते हैं, उन सबको देश विदेश का पर्यटकों को कला प्रदर्शन कराया जाता है। ये पर्यटक जो होते हैं, 7 से 15 दिनों तक स्टीमर पर मेरी गोद में रहते हैं, मतलब स्टीमर पर घूमते हैं ब्रह्मपुत्र में। मैं इन यात्रियों से मिलकर विभोर हो जाता हूँ, मतलब खुशी से झूम उठता है ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नद के रूप में मेरी चर्चा पुराणों में तो हुई ही है, ह्यूएन के यात्रा वर्णनों में भी हुई है। ह्यूएन, जिसे आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो कि भास्कर बर्मन के समय में भारत आया था। भारत के महान लोकगीत संग्रहकर्ता देवेंद्र सत्यार्थी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास भी लिखा है। इसका नाम ही है ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र के ऊपर उपन्यास लिखने वाले एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी, और इन्होंने ब्रह्मपुत्र नाम का एक उपन्यास लिखा है, याद रखना। पंजाब में जन्मे इस लेखक ने लेखक के मन में मेरे लिए गहरा प्यार था। जब तुम बड़े हो जाओ तो इस उपन्यास को पढ़ना। अब यहाँ पे बच्चों के लिए कहा गया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस ब्रह्मपुत्र उपन्यास को एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। संजय हजारिका, जो एक पत्रकार हैं, उन्होंने अंग्रेजी में मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने क्या किया है, अपने एक गीत भी मुझे लिखे हैं, जो कि महामिलन तीर्थ कहा गया है। मतलब एक गीत में डॉक्टर भूपेन हजारिका ने इनको क्या कहा है, और एक महामिलन तीर्थ कहा है। तो अपने प्रति व्यक्त ऐसे विचारों को सुनकर मैं अभिभूत हो जाता हूँ।
मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं जो कि सरायघाट का पुल है यहाँ पे, ठीक है। पर मैं कभी-कभी बुरा भी करता हूँ। अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कुछ बुराइयाँ भी बता रहा है। सरायघाट का पुल जो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में, सरायघाट के पुल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर किसने अपने मामा को काटा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, इस पुल को बनाने के लिए। अब देखिए, मैं कभी-कभी बुरा भी करता हूँ। मैं अपनी प्रजा को अपनी बाढ़ के द्वारा बहुत कष्ट देता हूँ। जो ब्रह्मपुत्र है वो अपनी प्रजा को बहुत कष्ट भी देता है जब उसमें बाढ़ आती है। लोगों का जीवन संकट में डालना मैं कभी नहीं चाहता। वो कह रहा है कि लोगों का जीवन संकट में डालना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूँ? अपने उद्गम से अपने मुहाने तक की प्राय 2900 किलोमीटर की दूरी तय करने में मैं कभी-कभी थक जाता हूँ। मतलब जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकला है, उद्गम हुआ है, वहाँ से लेकर अपने मुहाने तक, मतलब जहाँ पे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल गया है, ठीक है? बे ऑफ बंगाल में ये मिल गया है। टोटल ब्रह्मपुत्र की दूरी कितनी है? 2900 किलोमीटर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इतनी दूरी, इतना लंबा रास्ता तय करने में मैं कभी-कभी थक जाता हूँ। इस थकान से मैं उग्र हो जाता हूँ, मतलब वो गुस्से वाला हो जाता है। तो मेरी उग्रता का कारण बरसात के पानी का मुझ पर बढ़ता बोझ है। मैं सह नहीं पाता। बरसात का पानी जब बढ़ जाता है तो वो उग्र हो जाता है, और जब उग्र हो जाता है तो वो सह नहीं पाता है अपने बोझ को। मेरे किनारे पर लगे वनों को लालची मनुष्यों के ने नष्ट कर दिया है। ब्रह्मपुत्र के किनारे पर लगे जो वन थे उसको किसने नष्ट कर दिया है? तो लालची मनुष्यों ने नष्ट कर दिया है, ठीक है। मेरी अ, पेटी जो है उथली हो गई है। मतलब ब्रह्मपुत्र में इतना सारा गंदगी फैला हुआ है कि उसमें से उसका जो बीच का जगह है वो अब खाली नहीं है, वो भर गया है। तो पानी, थोड़ा सा भी पानी जाता है तो पानी ब्रह्मपुत्र बाहर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। मतलब गहराई नहीं रही, ब्रह्मपुत्र में गहराई नहीं रही। मैं ज़्यादा पानी नहीं ढो मैं बोल रहा है कि मैं ज़्यादा पानी नहीं ढो सकता, इसी से बाढ़ आती है, इसी कारण बाढ़ आ रही है। तो तुम प्रयास करो कि मेरे किनारों पर वन बचे भी और बढ़े भी, ताकि मेरी बाढ़ कम हो सके। तो बोल रहा है कि मेरे किनारों पर जो वन है उसको ना काटें। हजारों साल की अवस्था है मेरी, हजारों साल की अवस्था है मेरी, देश विदेश देखने का अनुभव है मेरा, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, पर तुम अभी बच्चे हो। इतनी इतनी बातों को ही अभी जानो, और बड़े होकर फिर आना मेरे पास, मैं तुमको और बहुत सी बातें बताऊंगा। तो ब्रह्मपुत्र ने इतना कहते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट किया, और फिर से बच्चों को बुलाया है कि अगर कभी, मतलब जब तुम बड़े हो जाओगे तो उसके पास जरूर जाना, वो बहुत सारी बातों को और बताएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसमें इससे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।